नमस्कार दोस्तों। टॉपिक अपना है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में अपन बांट लेंगे। एक इतिहास, दूसरा इसके संवैधानिक प्रावधान और तीसरा जो है वो इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है। इतिहास में हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व आए कैसे। दूसरी बात, संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें हम देखेंगे संविधान में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है। वैसे तो हमको पता है कि संविधान में भाग 36 से लेकर के 51 तक है, लेकिन 36, 37, 38, 39 उन आर्टिकल में है क्या और उनको बहुत सरल तरीके से अपन कैसे याद कर सकते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है और उनका जजमेंट क्या है, वो अपन देखेंगे। सबसे पहला भाग जो इसका इतिहास का है वो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि इतिहास के बारे में बात करें तो जब जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय की कहानी अपन देखते हैं। उससे पहले हमें एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था में इनका उल्लेख था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेख था और वहाँ से भी अपने एक तरह से इनको लेने में उसका भी अपनी योगदान मानते हैं, भारत शासन अधिनियम का। दूसरा हम मानते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। दूसरा आयरलैंड का संविधान ध्यान रखना। तीसरी बात, जो कि हम संविधान सभा जिस समय बन रही थी उस समय की बात करते हैं कि देखो, मूल अधिकारों की उप समिति के समक्ष ये चर्चा हो रही थी कि मूल अधिकारों की स्थिति क्या हो। तो उस दौरान जो बी एन राव थे, बी एन राव ने मूल अधिकारों को दो भागों में बांट करके समिति के सामने रख दिया। एक वो भाग जिनको वाद योग्य बनाया गया और एक वो भाग जिनको वाद योग्य नहीं बनाया गया। फिर से समझिए, जब संविधान में मूल अधिकारों पर चर्चा चल रही थी, मूल अधिकारों की उपसमिति में, तो मूल अधिकारों की उप समिति, क्योंकि संविधान के अलग अलग पार्ट के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी और वो समितियां उस पार्ट में क्या शामिल किया जाए नहीं किया जाए इस पर विस्तृत चर्चा किया करती थी। इसके बाद में चर्चा करने के बाद में फिर वो संविधान सभा में रखा जाता था। संविधान सभा में फिर उस पर फिर चर्चा होती थी, फिर वो पास होते थे। तो जब संविधान की जो मूल अधिकारों की उपसमिति उसके समक्ष ये चर्चा थी कि मूल अधिकार, पहले देखिए, पूरे के पूरे जो नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार पढ़ते हैं वो एक जगह ही थे, समझिए। फिर बी एन राव ने क्या किया कि इनको दो भागों में बांटा। एक वो जिनको वाद योग्य बनाया जा सके, वाद योग्य यानी जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सके, और एक वो जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके, तो वो वाद योग्य नहीं रही। यानी वो कौन से हो गए? अवाद योग्य हो गए। वाद योग्य जिनको न्यायालय में ले जा सकते हो तो उनको तो अपन कहते हैं मूल अधिकार, और जो अवाद योग्य है ना, जिनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, उनको हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट में इंग्लिश में डीपीएस भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यदि मैं आपके सामने बीच बीच में डीपीएस भी लिखूं तो उसका मतलब यही है कि मैं मूल अधिकारों के, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो मूल अधिकारों की उप समिति थी, जब इन पर चर्चा कर रही थी तो उस उप समिति में बी एन राव ने मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में बांटा। दो भाग बांटे और दो भागों में एक वो मूल अधिकार जो वाद योग्य बनाए गए, इनको तो अपन आज फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल मूल अधिकार, और एक वो जो अवाद योग्य बनाए गए, अवाद योग्य। और जो अवाद योग्य बनाए गए उनको अपन डीपीएस भी कहते हैं। क्योंकि संविधान जब बनाया जा रहा था, जब इस पर चर्चाएं की जा रही थी, तब सबसे पहले ये बात सामने आई कि ये यदि संविधान को अपन पूरे के पूरे को वाद योग्य बना देंगे तो हर व्यक्ति रोजगार पाने के लिए पहुंच जाएगा, हर व्यक्ति मतलब पेंशन लेने के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे अभी। और राज्य जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भारत इन सभी इच्छाओं को फुलफिल कर सके। तो क्या किया गया, मूल दिक्कत, इसको दो भागों में बांटा गया इस समिति के द्वारा। उन इस समिति को लगा कि यार एक तो वो भाग जो वास्तव में दिए जाने ही चाहिए, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार है तो ये तो देना ही जरूरी है। जैसे समानता है वो भी देना ही जरूरी है। छुआछूत को रोकना तो छुआछूत को भी तुरंत ही मिटाना जरूरी है। तो कुछ तो ऐसे अधिकार जो मानव को देने ही जरूरी थे, जो भारत के नागरिकों को या भारत के लोगों को या नागरिक के अलावा और भी लोगों को प्राप्त हैं, तो जो देने योग्य थे उनको तो वाद योग्य बना दिया गया। और कुछ ऐसे अधिकार जो राज्य की इच्छा पे छोड़ दिए गए कि जैसे जैसे राज्य समर्थ होगा उन अधिकारों को देता चला जाएगा, तो उनको कहलाए क्या? डीपीएसपी कहलाए। तो ये तो हमने कहा इसके इतिहास के बारे में। इतिहास के बाद में दूसरा बात देखते हैं कि संविधान में जब ये वाद योग्य और जो अवाद योग्य जो मूल अधिकार है जिनको अपन डीपीएसपी कहते हैं, तो इनको संविधान में डाला कहाँ गया? तो इनको संविधान में
भाग 4 में डाला गया, भाग 4, और भाग 4 में जो अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है, इनमें इन मूल अधिकारों, ये जो सॉरी डीपीएसपी है, उनको 36 से लेकर के 51 तक के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों का एक टॉपिक बनाया गया भाग 4, और भाग 4 को 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों में बांटा गया। और इनकी प्रकृति कैसी रखी गई? अवाद योग्य। इनकी प्रकृति कैसी रखी गई? अवाद योग्य। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ये करेंगे। यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व होंगे, इनका उद्देश्य होगा सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आर्थिक, ये समझो, लोकतंत्र की स्थापना और न्याय की स्थापना, दोनों समझा देता हूँ। न्याय की स्थापना, देखो न्याय का मतलब होता है समानता, सामाजिक समानता लाने का प्रयास करेंगे, और ये आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेंगे। रोजगार के अवसर हर व्यक्ति तक पहुँचे, और सामाजिक समानता का मतलब समाज में हर व्यक्ति को बराबर के दर्जे में लाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात जो है वो लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। देखो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को 3 भागों में अपन बांटते हैं। तो राजनीतिक न्याय या राजनीतिक लोकतंत्र है वो तो मूल अधिकार प्रदान करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है वो हमें नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको प्रदान करने के लिए क्या बनाए गए? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में इंसर्ट किया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान में जो भाग 4 में 36 से लेकर 51 में क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 अनुच्छेद तो मैं यही बता देता हूँ। 36 में तो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, और ये हम वहाँ पर देख सकते हैं मूल अधिकारों में मैंने डिटेल से बता रखी है। तो राज्य की परिभाषा मतलब राज्य का मतलब क्या होगा? तो राज्य का मतलब क्या होगा? तो ये कहता है कि राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है। यानी यहाँ पर राज्य का मतलब वही होगा, वही जो अनुच्छेद 12 में है। यानी जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य लिखा हुआ है, आप ऐसे समझ लो कि जो अनुच्छेद 12 है वो यहाँ पर 36 है। मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद 12 है वो यहाँ पे 36 है। जो अनुच्छेद 13 है उसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे 37 मिल जाएगा। यानी 12 और शुरू के 2 अनुच्छेद है मूल अधिकार के, और शुरू के 2 अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों के। ये दोनों अनुच्छेदों को आप ये कह सकते हो कि दोनों एक तरह से सेम ही है। 12 राज्य की परिभाषा बताता है, परिभाषा में बता देता हूँ, लेकिन आप डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल से नीति मूल अधिकारों में देख सकते हैं। यहाँ पर अपन राज्य का मतलब हो गया, राज्य का मतलब भारत सरकार नहीं, राजस्थान सरकार नहीं, राज्य का मतलब भारत सरकार और उसकी विधायिका यानी संसद, राज्य सरकारें और उनकी विधायिका यानी पूरी राज्य सरकार उनकी विधायिका, फिर स्थानीय निकाय जिसमें पंचायत, नगर पालिका, जितने भी स्थानीय निकाय हैं वो, और इसके अलावा संवैधानिक निकाय, संवैधानिक जो संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग है, जैसे वित्त आयोग है वो, और संविधानेतर, संविधान के बाहर जो संस्थाएं जैसे मानवाधिकार आयोग है वो। तो सारी तो संस्थाएं सरकार की, सरकार के स्थानीय निकाय यानी केंद्र सरकार आ गई, राज्य सरकार आ गई, स्थानीय सरकार आ गई, तीनों तो सरकारें आ गई, और सारी की सारी संस्थाएं आ गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट शामिल है या नहीं राज्य की परिभाषा में, तो इसके बारे में भी अलग अलग मूल अधिकार में अपन उसको डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी विधायिका, स्टेट गवर्नमेंट और उसकी विधायिका, स्थानीय निकाय जिसमें पंचायत, नगर पालिका आदि आती है, और इसके अलावा संविधान और संस्थाएं जो संवैधानिक संस्था हो या संविधान के बाहर, संविधान के बाहर कोई संस्था हो, तो वो सारी की सारी संस्थाएं हैं सरकार की, वो राज्य की परिभाषा में यहाँ पर शामिल होती है। तो राज्य की परिभाषा आप समझ गए होंगे, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर मूल अधिकार से आप या ऐसे याद कर लो कि जो 12 में हमने पढ़ी है वही राज्य की परिभाषा यहाँ पे है। फिर इसके बाद में 37 एक अनुच्छेद और है जो 13 में पढ़ते हैं अपन। 13 में ये पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों को न्यायालय में ले जाया जा सकता। हालांकि 13 बहुत डिटेल से है, लेकिन ये उतना डिटेल नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल शॉर्ट एक बात बता रहा हूँ वहाँ से। मूल अधिकारों को न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये पढ़ते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब मूल अधिकार वाद योग्य है। जो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, ये वाद योग्य है। ये वाद योग्य जो फंडामेंटल राइट्स की बात है ना, ये कहाँ पर लिखी हुई है? 13 में। और ये जो अवाद योग्य बात है ये कहाँ पर लिखी हुई है? 37 में। ये लो बस, ये अंतर है। तो यहाँ पे 37 में क्या है? डीपीएसपी जो है अवाद योग्य है, अवाद योग्य, यानी इनको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हो। यानी राज्य यदि इनकी पालना नहीं करता है तो न्यायालय में नहीं ले जा सकते हो। तो अब आप सोचोगे
जब न्यायालय में ले जाने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है तो फिर इनको लाया ही क्यों? तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं नीति बनाने के लिए, ये एक तरह से निर्देश हैं राज्यों को पॉलिसी बनाने के लिए। पॉलिसी किसके लिए? वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य क्या करेगा? जो जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, जैसे पेंशन की योजना, विद्यालय में छात्र जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने के लिए, महिलाओं के विकास की योजना, रोजगार की योजनाएं, ठीक है ना, पंचायतों की स्थापना, कृषि का विकास करना, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना। तो ये सारी की सारी क्या है? राज्य के कुछ दायित्व हैं। तो राज्य को कौन कौन से काम करने हैं, कौन से दायित्व हैं, वो एक तरह से दायित्व इसमें बताए गए हैं, राज्य के दायित्व। जैसे हमारे अधिकार है, हमारे दायित्व कहाँ पर बताए गए हैं? मूल अधिकारों में। इसी प्रकार से राज्य के दायित्व कहाँ पे बताए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये राज्य के दायित्व बताए गए हैं। जब अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि साहब आप तो इसको वादी योग्य तो बना नहीं रहे हो, न्यायालय में जा नहीं सकते, तो इनको राज्य क्यों मानेंगे, इनको लागू करने का क्या फ़ायदा? तो उन्होंने कहा कि जरूर इनको न्यायालय में ले जाने का अधिकार तो हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यदि इनको न्यायालय में ले जाने का अधिकार दिया गया तो इनको लागू, राज्यों की अभी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है कि उस इन सब अधिकारों को लागू कर सके, लेकिन जो जो राज्य की कंडीशन अच्छी होगी वो धीरे धीरे अधिकारों को लागू करते जाएंगे और कर भी रहे हैं। आज अम्बेडकर साहब ने जो बात कही वो आज भी सही प्रतीत होती है। और यदि कोई राज्य इनको लागू नहीं करता है तो जनता उसको सबक सिखा देगी, क्योंकि यदि राज्य कल्याण का काम नहीं करेगा तो चुनाव में 5 साल बाद में जनता उसको बाहर कर देगी। इसलिए इनको डाला जाए ताकि राज्य के ऊपर एक तरह से एक तलवार से लटकते रहे, भाई ये काम करने हैं, आपको नहीं करोगे तो फिर आपको जनता सबक सिखाएगी। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व डाले गए। तो ये तो हमने बात की 36 और 37 की। अब 38 से लेकर के 51 तक के मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो वो बहुत सिंपल है, बस एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पर, अब जो मैं याद कराने की दृष्टि से जो बोलूँगा वो एक तरीका बोलूँगा जिससे अपन को याद हो जाए, फिर उसके बाद में उसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस अनुच्छेद में कौन सी बात है। लेकिन तब तक के लिए आप केवल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनना थोड़ी देर, और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना। देखो, नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लिए काम करते हैं। राजनीतिक न्याय के लिए काम करते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि हम एक ऐसा राज्य चाहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे, और यदि ऐसा कोई राज्य होगा तो उसको क्या कहेंगे अपन? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य होगा वो। यदि कोई राज्य सामाजिक न्याय देगा, यानी हर व्यक्ति को समाज में समान दर्जा देने का प्रयास करेगा। आर्थिक न्याय मतलब हर व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचा सकेगा। और राजनीतिक न्याय यानी हर व्यक्ति को एक राजनीतिक स्तर पर समानता प्रदान करेगा। तो ऐसा कोई राज्य होगा तो वो क्या काम कर रहा है? समाज के लिए काम कर रहा है, लोक के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे राज्यों को हम क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। तो एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर अपन सोच रहे हैं। बस अपन को एक बात याद रखनी है कि हाँ, न्याय की बात की जा रही है, न्याय नहीं समानता। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार की न्याय यदि कब आएगी? जब आर्थिक न्याय आएगी। जब क्या आएगी? आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। देखो, किसी के पास पैसा है समाज में, आप देखो जिसके पास पैसा होता है उसको सब पूछते हैं, चाहे वो किसी जाति का, ऊंची जाति, नीची जाति जो समाज में मानते हैं उन जातियों, किस चीज़ का भी हो, ठीक है, चाहे कैसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, कैसा ही व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है तो सब पूछते हैं। ये समाज की आज की यथार्थ है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व बनाए तभी भी ये ध्यान में रखा गया, यदि ये सारी न्याय लानी है तो किसकी लानी पड़े? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आर्थिक न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। देखो, न्याय शब्द तो केवल यहीं पे है, लेकिन आर्थिक कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। यानी आपको यदि इन तीनों प्रकार की न्याय लानी है तो कुछ आर्थिक स्टेप उठाने पड़ेंगे। जैसे जैसे सभी को आजीविका का अधिकार देना पड़ेगा। आजीविका का अधिकार देना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी आजीविका कहीं ना कहीं से, मतलब आजीविका प्राप्त कर सके, उसका अधिकार देना पड़ेगा समान रूप से। उसमें न तो आपको महिला का ध्यान में रखना पड़ेगा कि महिला है तो उसको नहीं दी आजीविका, यानी अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो आवश्यक आजीविका वो अर्जन कर सकता है, उसका अधिकार आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्थिक जो संसाधन है के केंद्रीकरण पर रोक लगानी पड़ेगी। केंद्रीकरण पर रोक लगानी पड़ेगी आपको। देखो, आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो एक तो सबको आजीविका का अधिकार दो, और आज सबको कब दोगे? जब केंद्रीकरण पर
केंद्रीकरण का मतलब होगा कुछ लोगों के हाथों में सत्ता न जाए, कुछ लोगों के हाथों में पैसा न जाए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक आदमी के हाथ में सारा पैसा न जाए। तो आर्थिक जो संसाधन है उनके केंद्रीकरण पर रोक आपको लगानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप किसकी स्थापना कर रहे हो? न्याय की। न्याय के लिए सबसे जरूरी क्या है? आर्थिक रूप से आप मजबूत बनाओ। तो ये आर्थिक स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको निशुल्क विधिक सहायता देनी पड़ेगी, निशुल्क विधिक सहायता। ये 3-4 पॉइंट थोड़े से कठिन से लगते हैं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आपको न्याय लाना है तो आर्थिक रूप से कुछ स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे, आर्थिक मजबूत करना पड़ेगा, आर्थिक न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। आर्थिक न्याय में सबको आजीविका दो, सबको अब आजीविका, सबको काम काम का अधिकार दो, एक तरह सबके पास काम होना चाहिए। और समान कार्य के लिए समान वेतन दो। और सबके पास काम होगा, सबको आजीविका दोगे, सबको के पास पैसा होना चाहिए। तब कब होगा? जब एक व्यक्ति के हाथ में पैसा इकट्ठा होने से रोकोगे, यानी सबके पास एक समाजवाद की स्थापना आप करोगे और निशुल्क विधिक सहायता दोगे। अब आर्थिक स्टेप लेने के लिए कोई संस्था चाहिए, तो वो संस्था कौन सी है? पंचायत। पंचायत का गठन करो आप। इसका गठन करो, पंचायत का। अब ये पंचायत क्या देगी? देखो, एक कल्पना की गई है कि आर्थिक न्याय, ये 4-5 स्टेप है, ये मैंने इसलिए लिखे, आप इनको छोड़ दो। अब मैं जो कह रहा हूं वो याद करो कि न्याय की स्थापना करनी है। एक पॉइंट पकड़ो, न्याय की स्थापना करनी है। न्याय के लिए आर्थिक न्याय सबसे पहले लानी पड़ेगी। आर्थिक न्याय के लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी जिसका नाम है पंचायत। यहाँ पे अब ये पंचायत संस्था क्या करेगी? काम, शिक्षा और लोक सहायता। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो काम चाहते हैं, मतलब जैसे सक्षम व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, आप हो, जिसको काम। दूसरे लोग वो हैं जो शिक्षा, जैसे मान लो तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दो। तीसरे होते हैं वृद्ध, निशक्त, वो लोग जिनको लोक सहायता नहीं या पेंशन दो। तो समाज के तीनों वर्गों का कंट्रोल ये पंचायत क्या करेगी? 3 काम करेगी। तो काम, जिसको काम चाहिए उसको काम, जिसको शिक्षा चाहिए उसको शिक्षा देगी, और जिसको लोक सहायता चाहिए उसको लोक सहायता देगी, लोक सहायता का अधिकार देगी। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, न्याय की स्थापना करनी है तो आर्थिक न्याय लानी पड़ेगी। आर्थिक न्याय कौन लाएगी? पंचायत लाएगी। अब याद हो जाएगा आपको। और जो पंचायत लाएगी वो कैसे लाएगी? आर्थिक न्याय के लिए समाज के तीनों वर्गों को कंट्रोल करेगी। काम करने वालों को काम देगी, शिक्षा चाहने वालों को शिक्षा, और जो लोक सहायता वाले हैं उनको लोक सहायता देगी। अब आप यहाँ से काम वर्ड को पकड़ लो केवल, ठीक है। अब काम तो दे दिया, मान लो मेरे को सरकार ने कोई काम दे दिया, लेकिन काम की दशाएं भी अच्छी हो। ऐसा तो नहीं कि मुझे 24 घंटे ही काम में लगा दिया, कितने दिन काम कर पाऊंगा? तो मतलब कुछ समय का विराम भी हो, घंटे भी हो बीच बीच में, मतलब जैसे होता नहीं है, आधा घंटे का विश्राम हो, फिर छुट्टियां भी हो। तो काम कैसा हो? मानवोचित हो, मानवोचित हो प्लस न्यायोचित हो। न्यायोचित, और न्यायोचित कब होगा? जब महिलाएं यदि प्रसूति है, यानी प्रेग्नेंट है, तो उनको प्रसूति सहायता भी उसमें दी जाए। जैसे मान लो महिलाओं को 6 महीने की सरकार के द्वारा छुट्टी दी जाती है, तभी तो दी जाती है कि काम न्यायोचित होना चाहिए। तो काम मानवोचित होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, और उसके साथ प्रसूति सहायता। इसके साथ साथ काम कैसा होना चाहिए? मानवोचित, न्यायोचित के साथ साथ काम के बदले मजदूरी भी होनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम आपने दे तो दिया, ठीक है, लेकिन उसके बदले आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो देखिए, आप फिर से एक बार याद कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ मेरे साथ आप रिपीट करना, तभी ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। न्याय की स्थापना करनी है तो आर्थिक न्याय लानी पड़ेगी। आर्थिक न्याय के लिए क्या करना पड़ेगा? एक संस्था बनानी पड़ेगी जिसका नाम पंचायत है। पंचायत क्या देगी? काम, शिक्षा, लोक सहायता देगी। अब काम कैसा होगा? मानवोचित, जो काम है वो मानवोचित, न्यायोचित और प्रसूति सहायता होगा। इस काम के बदले क्या दी जाएगी? निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। अब निर्वाह मजदूरी कौन देंगे? उद्योग, उद्योगों की स्थापना करो। और उद्योगों में, ये जो उद्योगों की आप स्थापना करोगे, उसमें कर्मचारियों का को भी प्रबंधन में शामिल करो, कर्मचारी को प्रबंधन में शामिल करो। मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ, उद्योग के साथ साथ आप सहकारी समितियां बनाओ जहाँ पे काम मिल सके। सहकारी समितियां, मतलब कुछ लोग उद्योग में नहीं जा सके, गांव के लोग हैं, और जिन गाँव में उद्योग नहीं है वहाँ पे सहकारी समितियों के माध्यम से काम दो। जब आप लोगों को काम दे दोगे, काम न्यायोचित दोगे, और काम के बदले मजदूरी भी दे दोगे, मजदूरी कहाँ से दोगे? तो यहाँ से उद्योग और सहकारी समितियों से आप उसको मजदूरी भी दे दोगे।
तो आप एक तरह से सभी को क्या बना रहे हो, समान बना रहे हो, सभी नागरिकों को क्या बना रहे हो, समान बना रहे हो। तो इससे क्या होगा, समान नागरिक हो जाएंगे सभी, समान नागरिक संहिता। अब ये समान नागरिक संहिता कुछ और है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे अपन। अभी तो अपन याद करने के हिसाब से कर रहे हैं कि सबसे पहले राज्य क्या करेगा, न्याय की स्थापना करेगा, न्याय के लिए आर्थिक न्याय लाएगा, आर्थिक न्याय के लिए पंचायत बनाएगा, पंचायत क्या करेगी, काम देगी, काम शिक्षा लोक सहायता। और काम कैसा होगा, काम किस प्रकार का होगा, तो आप उसको याद कर सकते हो कि काम कैसा होगा, मानवोचित न्यायोचित होगा। काम के बदले क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, और जब मजदूरी मिलेगी तो सब समान हो जाएंगे। ऐसे आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो। अब पंचायत ने काम तो दे दिया, लेकिन और काम के बदले मजदूरी भी दे दी, और सब लोग समान भी हो गए, लेकिन आप देखोगे कि कुछ लोग छूट गए, अभी भी कुछ लोग छूट गए जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वो लोग छूट गए, उनको यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहले तो कौन छूट गए, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इन 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा राज्य करेगा। पहले तो ये छूट गए ना, क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि ये जो शिक्षा की बात की जा रही है ये पहली क्लास से की जा रही है, लेकिन पहली क्लास से भी पहले वाले जो बच्चे हैं, यानी 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लिया गया। दूसरा क्या होता है कि समाज में जब भी समानता की बात की जाती है, तो कितनी समानता की बात करो, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, पिछड़ा वर्ग, जो फिर भी इसमें रह जाता है। तो पिछड़ा वर्ग यानी जैसे SC हो गई, ST हो गई, दुर्बल वर्ग हो गया, तो इनको अलग से आप ट्रीटमेंट करो। दुर्बल वर्ग, तो इनकी शिक्षा का आप अलग से व्यवस्था करो, और इनके लिए अर्थ संबंधी व्यवस्था करो, यानी इकोनॉमी इनकी अच्छी कैसे हो, उसके लिए राज्य अलग से सोचे। तो देखो आप दोबारा करो कि न्याय की स्थापना करनी है। न्याय के लिए क्या लाना पड़े, आर्थिक रूप से कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। स्टेप लेने के लिए एक संस्था बनाएंगे, ये संस्था बनते ही स्टेप ले लेगी, काम शिक्षा लोक सहायता दे देगी। काम कैसा होगा, मानवोचित होगा, और उसके बदले क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। मजदूरी मिलेगी तो सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। सीक्वेंस याद हो गए। अब समान तो सब हो गए, लेकिन कुछ बच गए, 2 कैटेगरी बच गई, एक 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे, और एक समाज का पिछड़ा वर्ग, जिसको SC ST और दुर्बल वर्ग भी हम बोलते हैं। तो ये वर्ग यहाँ पे बच जाता है। जब इनको आपने ले लिया, तो अब आपने पूरे समाज को ले लिया, समाज के हर वर्ग को आपने कंट्रोल इसमें कर लिया। अब जब हर वर्ग कंट्रोल हो गया, हर वर्ग को आपने काम दे दिया, लोक सहायता दे दी, आपने मजदूरी दे दी, उद्योग धंधे लगा दिए, अब उस पूरे समाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राज्य को कह रहा है नीति निर्देशक तत्व कि अब आपको उस पूरे के पूरे जो समाज है, उस पूरे के पूरे समाज की के स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आपको पूरे के पूरे समाज के किसके बारे में सोचना पड़ेगा, स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। स्वास्थ्य के बारे में आप तभी सोच पाओगे जब आपको स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, जब कृषि व पशुपालन आप करोगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें आएंगी अच्छी, तभी तो स्वास्थ्य रहेगा। अब स्वास्थ्य के लिए कृषि पशुपालन के साथ साथ आपको पर्यावरण का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन तो वैसे मिलेगी, और पर्यावरण के लिए आपको वन व वन्य जीवों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वन्य जीव। और जब आप वन और वन्य जीवों को ध्यान में रख लोगे, देखिए थोड़ा सा लॉजिक से याद कीजिए कि जब अब सबके स्वास्थ्य का ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य के लिए कृषि पशुपालन और पर्यावरण को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जब आपने कृषि पशुपालन और पर्यावरण को ध्यान में रख लिया, तो अब बच गई राष्ट्रीय धरोहर, बच गई राष्ट्रीय धरोहर को ध्यान में रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय धरोहर जैसे किले हो गए, स्मारक हो गए, इनका संरक्षण राज्य को करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है, उसके लिए न्याय की स्थापना करनी है, उसके लिए आर्थिक स्टेप उठाने पड़ेंगे। आर्थिक स्टेप उठाने के लिए एक संस्था पंचायत आएगी। पंचायत क्या देगी, काम शिक्षा लोक सहायता। काम कैसा होगा, मानवोचित होगा, बदले में मजदूरी, और जिससे सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। सब समान हो गए, लेकिन 2 बच गए, एक 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे और एक SC ST वाला वर्ग बच गया। अब जब इनको भी ले लोगे तो सभी आ गए। अब सभी आ गए तो सभी के स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य के लिए कृषि पशुपालन और पर्यावरण पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको भी संरक्षण आपको करना पड़ेगा। इन सब कार्यों के लिए एक जरूरी काम है, और वो है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना पड़ेगा, तब ये काम होंगे। देखो उदाहरण बताता हूँ, जैसे काम दोगे आप, काम कौन देगी, कार्यपालिका। शिक्षा कौन देगी, कार्यपालिका के द्वारा किए जाएंगे। अब यदि शिक्षा में कार्यपालिका ने भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ किया, तो न्यायपालिका उसको सजा देगी। अब यदि कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही है दोनों, तो फिर सजा किसको दोगे आप। जैसे मैं ही आप जनता के लिए काम करूं,
और मैंने गड़बड़ किया तो जनता शिकायत भी मेरे पास ही करेगी, तो मैं कैसे जनता की शिकायतों का निस्तारण करूंगा, क्योंकि मैं अपने विरुद्ध कोई सजा थोड़ी दूंगा, कोई नहीं देगा। तो इसलिए मतलब आप वास्तविकता पे देखो, भावनात्मक होकर मत सोचो, इस वास्तविकता से सोचो। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर काम होगा ही नहीं। तो काम अच्छा हो उसके लिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना पड़ेगा। अब जब आपने कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर दिया तो ये कार्यपालिका काम करेगी, और काम में गड़बड़ हुआ तो न्यायपालिका उसको दंडित करेगी। तो इससे कार्यपालिका में डर भी रहेगा और काम भी अच्छे होंगे। ये भारत के अंदर का विकास हमने कर लिया। क्या कर लिया, भारत के अंदर का विकास कर लिया ये पूरा का पूरा। अब भारत के बाहर देखते हैं, तो भारत के बाहर का विकास करने के लिए किस पे ध्यान देना पड़ेगा अपन को, विदेश नीति पे। तो लास्ट में अपन बात किसकी करते हैं, विदेश नीति की, विदेश नीति। अब ये आर्टिकल हो गए। अब एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, फिर मैं एक एक करके इनको समझा भी दूंगा। सबसे पहले आप जो है न्याय की स्थापना करोगे। न्याय के लिए क्या करोगे, आर्थिक स्टेप उठाने पड़ेंगे। आर्थिक स्टेप कौन उठाएगा, पंचायत। उत्तर देते जाओ। पंचायत कैसे उठाएगा, काम, शिक्षा, लोक सहायता। देखिए काम कैसा होगा, मानवोचित होगा। हर पे प्रश्न उठाओ, मानवोचित होगा तो और क्या होगा, और निर्वाह मजदूरी, उसके बदले मजदूरी। इससे क्या हो जाएंगे, सभी समान। सभी समान हो गए, लेकिन बच गए कौन, बच्चे और अवस्था के बच्चे और SC ST। अब ये भी आ गए। अब सबके किसका ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए कृषि, पशुपालन और पर्यावरण का ध्यान, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण भी करना पड़ेगा। अब जब ये काम इन सब के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना पड़ेगा। ये भारत के अंदर का विकास हो जाएगा। बाहर के विकास के लिए लास्ट में विदेश नीति लेके आनी पड़ेगी। यदि ये आपको याद हो गए तो देखिए, ये आर्टिकल 38 है, ठीक है। ये आर्टिकल 39 है, ये 39 का है, इसलिए मैं 39 में लिखा मैंने। ये पंचायत है, वो आर्टिकल 40 है। काम, शिक्षा, लोक सहायता है, ये 41 है आर्टिकल आपका। एक मानवोचित, न्यायोचित, प्रसूति दशाएं, ये पूरा का पूरा आर्टिकल कौन सा है, 42। ये निर्वाह मजदूरी है, वो ये 43 है। समान नागरिक संहिता है, वो 44 है, ठीक है ना। 0 से 6 वर्ष वाला है, वो 45 आर्टिकल है। SC ST है, वो आपका 46 आर्टिकल है। स्वास्थ्य से रिलेटेड आर्टिकल है, वो 47 है। कृषि पशुपालन का आर्टिकल है, वो 48 है। और ये कृषि पशुपालन के साथ साथ ही है, तो 48 का है ये, ठीक है। और राष्ट्रीय धरोहरों का है वो 49 है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने वाला 50 है। और जो विदेश नीति है वो आपकी कौन सी है, आर्टिकल 51 में है। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के सारे आर्टिकल हो जाते हैं। ये तो हुआ याद करने का तरीका। अब मैं इनको समझा देता हूँ, ठीक है ना। समझाने के लिए आप ना इस तरह से तो आप लिख ही लोगे, लिखने के बाद में फिर एक एक आर्टिकल वाइज आप पॉइंट्स लिख लेना। सारे के सारे मैं बोल देता हूँ, आप सारे के सारे पॉइंट्स उसमें लिख लेना। मैं जो संविधान का जो ये बेयर एक्ट है ये साथ ले लेता हूँ, ताकि कोई भाषा अपनी छूटे नहीं। ये संविधान का मूल संविधान है, तो इस संविधान से अपन एक एक करके सारे के सारे आर्टिकलों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आर्टिकल है वो कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब आज आप बेयर एक्ट को पढ़ना, 36 से लेकर के 51 तक के सारे अनुच्छेद। ये कहता है कि राज्य जो है वो न्याय की स्थापना करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए वो क्या करेगा कि जो व्यक्ति हैं आय की असमानता को कम करेगा। 38 ये कहता है कि न्याय की स्थापना करने के लिए समानता लानी पड़ेगी आप। तो समानता जब लाओगे तो असमानता को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, आप किस दो व्यक्तियों के बीच समानता लाने चाहते हो, एक की आय है 2 लाख रुपए महीना और एक की आय है 10,000 रुपये महीना। तो आप क्या करोगे, इस 10,000 वाले को थोड़ा सा 2 लाख की तरफ बढ़ाओगे, तभी तो समानता आएगी। तो आय की जो असमानता है उसको कम करेगा राज्य, तभी तो न्याय आएगा। तो ये पहला आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य जो न्याय की स्थापना करता है। और न्याय की स्थापना कब होगी, जब आय की असमानता को राज्य क्या करेगा, कम करेगा। फिर दूसरा है 39, ये कुछ आर्थिक स्टेप की बात करता है। राज्य के द्वारा लिए जाने वाले कुछ अनुसरणीय राज्य को कहता है कि आप सभी के लिए आजीविका, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए लाइवलीहुड यानी उनकी जीवन यापन करने के लिए आवश्यक जितने भी संसाधन है उपलब्ध कराने का, उनको प्राप्त करने का उनको अधिकार है राज्य से, तो वो आप उसको प्रोवाइड करवाओगे। आप आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकोगे।
आप समान कार्य के लिए समान वेतन दोगे। जो व्यक्ति गरीब है लेकिन न्याय की जरूरत है उसको, उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है 50,000 रुपये तक का। वकील को केस लड़ने का सारा पैसा सरकार देती है 50,000 रुपये तक, ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। फिर आप जहाँ पर आप काम दोगे वहाँ पर पुरुष महिला है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे कर्मकारों का, ये यहाँ पर भी एक लाइन है जो आप लिख लेना। और बच्चों को एक ऐसा वातावरण करोगे जिसमें उनका स्वतंत्र और गरिमापूर्ण उनका विकास हो। यानी ऐसा नहीं हो कि बच्चों के कुंठित बच्चे हो जाएं। एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराओगे जिनसे उनके व्यक्तित्व का बहुत अच्छा एक विकास हो। तो ये पहली जो बात है वो किसके बारे में कही गई है, आर्टिकल 39 के बारे में। 40 में जितना मैंने लिखा है उससे ज़्यादा संविधान में और कुछ भी नहीं है। 40 ये कहता है पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। 41 है उसमें मैंने जो कहा काम, शिक्षा और लोक सहायता, तो काम का मतलब जैसे कोई योजना है जो काम देती है, जैसे नरेगा योजना है तो वो इसमें आएगी। लास्ट में ये भी बात करेंगे शिक्षा की जितनी भी योजनाएं आंगनबाड़ी को छोड़ के, क्योंकि आंगनबाड़ी जो है वो तो आर्टिकल किस में आ गई, 45 में। आंगनबाड़ी को छोड़ के जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। और लोक सहायता यानी पेंशन की जो योजनाएं हैं वो भी 41 में आ जाएगी। अब देखो आपने याद कर लिया मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, और आप पढ़ गए कि इसमें 1,000 रुपये देते हैं, 15% की वृद्धि होगी, ये वो सारा रट गए। एग्जाम में आ गया कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन तो जो आपको याद है वो दे दिए। चौथा कथन दे दिया कि ये जो योजना है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 41 से प्रेरणा प्राप्त करती है। अब आपके दिमाग काम नहीं करेगा यार यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं सोचा है, और आपने प्रैक्टिकल सोचा है तो 41 आपको पता है लोक सहायता पेंशन से रिलेटेड भी बात करता है। जो निशक्त है, जो क्या नाम, वृद्ध है, यानी जो काम करने में सक्षम नहीं है, उनको लोक सहायता राज्य दे ताकि उनकी भी आजीविका चल सके। तो 41 इतना ही है। फिर 42 जो है ना, 42 में जो मैंने बताया वही बातें हैं कि काम की न्याय संगत न्यायोचित दशा हो। न्याय संगत दशा का मतलब ये होता है, देखो ऐसा नहीं हो कि काम आपको कोई कह देता चल काम तो दे देता हूँ, लेकिन आपसे इतना आपकी क्षमता 20 किलो वजन 30 किलो वजन उठाने की आपको 100 किलो वजन लाद रहा है, तो वो न्याय संगत दशाएं नहीं होंगी। आपको ऐसी जगह दे रहा जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं हो, न्याय संगत दशाएं नहीं होंगी। आपको पानी नहीं पिला रहा, वो न्याय संगत दशाएं नहीं होंगी। तो काम मानवोचित हो, मानव के लिए उचित भी होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक प्रसूति सहायता का यहाँ पे जोड़ा गया है। प्रसूति सहायता का मतलब ये हो गया कि जैसे महिला है और महिला की प्रेगनेंसी का जो टाइम है उस दौरान वो कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाती। तो पहले क्या होता था कि उस वजह से महिलाओं को काम पे नहीं रखा जाता था, सोचते थे कि यार ये इतने दिन तो काम पे आएगी नहीं, तो अपना तो काम रुक जाएगा। तो सरकार ने देखा कि ये तो गड़बड़ है, ये तो महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, जो सरकारी महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनको तो मतलब 6-6 महीने तक का प्रसूति अवकाश दिया गया ताकि 6 महीने तक वो बच्चे का पालन पोषण कर सके। और सरकार ने कह दिया कि भाई 6 महीने तक आपको आने की जरूरत नहीं है, 6 महीने का आपके जितना आप वेतन है उस सारा हम वेतन देंगे। और और बाकी जगह भी सरकार ने कह दिया कि इतने दिन का आपको वेतन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि महिला को आप निकाल सकते हो। तो वो हो गया। फिर निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी के लिए यानी काम के बदले कम से कम मजदूरी ऐसी हो जो उचित प्रकार से हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ है ना उद्योगों की स्थापना, उद्योगों में भी विशेष रूप से क्योंकि गांधी के विचारों से प्रभावित थे तो कुटीर उद्योगों के बारे में ज़्यादा बात की गई है। और उद्योगों में कर्मचारियों का प्रबंधन भी, यानी देखो पहले क्या होता था, जैसे उद्योग में एक उद्योगपति ने खोला, तो उद्योगपति ने खोला और उद्योगपति अब शोषण कर रहा है। लेकिन कर्मचारियों को यदि उद्योग के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में हिस्सेदार बनाओगे आप, मैनेजमेंट में कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे तो वो कर्मचारियों के हितों को उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कर्मचारियों का प्रबंधन भी किया जाएगा। ये जो उद्योग निर्वाह मजदूरी है, और निर्वाह मजदूरी के लिए जो उद्योगों की बात कही गई है और उद्योग में जो कर्मचारियों के प्रबंधन की बात कही गई है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो है ना ये है 43 क, इसको 43 क बोलेंगे, और इसको 42/76 द्वारा जोड़ा गया, 42 संविधान संशोधन। और सहकारी समितियां है ना वो है 43B, ये 43B है, और इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको पूरा कर लेना। फिर है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो मैंने अभी याद करने के हिसाब से जो सीक्वेंस बताया था वो नहीं है बिल्कुल भी। समान नागरिक संहिता, संहिता का मतलब हो गया कानून, कोड। समान नागरिक कानून हो गया एक तरह से, यूसीसी जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है।
यानी भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने के एक से जैसे कानून राज्य बनाएगा। हालांकि इस समय भारत में गोवा को छोड़ के किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों को विवाह का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और किसी धर्म का हो, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद, इन ये कानून है ना वो उनके एक समान हो। अब एक समान होने का मतलब ये मत समझना कि हिंदुओं का जैसा विवाह है वैसा मुस्लिमों का होगा, मुस्लिमों का जैसा विवाह वैसा हिंदुओं का, नो। विवाह के संस्कार संस्कृति के हिसाब से होंगे उनके। लेकिन जैसे तलाक लेना हो तो तलाक को सभी को दिया जाएगा अधिकार, की ऐसे नहीं है एक महिलाओं का अधिकार है या पुरुष को नहीं है, पुरुष को है तो महिलाओं को। उत्तराधिकार क्या देना अधिकार, जैसे बच्चे बेटे के साथ बेटी का भी उत्तराधिकार में हिस्सा होगा। ऐसे नहीं कि भाई एक धर्म कहता है कि हम तो देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। सभी को विवाह, उत्तराधिकार, तलाक इन मामलों में एक तरह से ट्रीट करना ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। सिविल जो मामले होते हैं उनसे संबंधित है ये। फिर इसके बाद में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध। देखो पहले ये था 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था, लेकिन इसको क्या किया गया, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया कि सरकार प्रयास करेगी कि 6 वर्ष, पहले ये था सरकार का 6 से ऊपर शिक्षा होती है, और देखो पहले होता भी ऐसा ही था कि बच्चा 6 वर्ष का हो जाता तब तक वो खेलता ही रहता था। और बाद में सरकार ने देखा कि नहीं, बाद में कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि यार 3 से 6 वर्ष तक होता है, 6-7 शुरू में बच्चे के मस्तिष्क का बहुत बड़ा विकास हो जाता है, अधिकांश विकास हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करो कि बच्चे को पहले से ही शिक्षा में ले आओ। तो आंगनबाड़ी जैसे कॉन्सेप्ट निकल कर आई, तो आंगनबाड़ी का कभी भी आता है तो फिर वो इससे रिलेटेड आपका होगा। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग, इनकी शिक्षा और इनके आर्थिक उत्थान के लिए, जैसे आर्थिक के लिए सरकार छात्रवृत्ति नहीं देती क्या, तो छात्रवृत्ति इसके देगी। SC ST की और दुर्बल वर्ग जो है, दुर्बल वर्ग जैसे OBC हो गया, उनकी योजनाएं, MBC हो गया, तो उनकी जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी आर्टिकल 46 के तहत सरकार संचालित यहाँ पे करती है। फिर 47 ये कहता है स्वास्थ्य का आप ध्यान रखोगे। तो स्वास्थ्य का कब ध्यान रखोगे, स्वास्थ्य के लिए आपको पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा, पोषण अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या अच्छा होना चाहिए, पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए। कि पोषाहार का ध्यान रखोगे कि जो ऐसे भोजन सरकार प्रोवाइड करवाए जिसमें पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। इसके साथ साथ जो मादक पदार्थ है उन पर प्रतिबंध लगाई। तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, मादक पदार्थ, ऐसा थोड़ी है कि मादक पदार्थ पर प्रतिबंध राज्य नहीं लगाएगा और मादक पदार्थ हर घर में बिक रहे हैं तो उससे तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के को केंद्र में रख करके आप सोचो कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य यदि बुरा न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। फिर आता है कृषि व पशुपालन। तो कृषि पशुपालन के लिए राज्य सरकार वैज्ञानिक पद्धति, आधुनिक कृषि को यूज करेगा, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करेगा, जिससे कि कृषि पशुपालन के क्षेत्र में हम उन्नति कर सके। अब कृषि पशुपालन देखो, पशुपालन के लिए क्या होगा, दुधारू पशु। अभी तो पशुपालन पशुपालन कौन करेगा, यदि घर में कोई गाय या भैंस है वो कौन व्यक्ति रखेगा, जो दूध देगी। दूध ही नहीं दे रही है तो कोई भी उसको नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो दुधारू पशुओं के विकास, डेवलपमेंट के लिए राज्य काम करेगा। तो दुधारू पशुओं का जो वध करते हैं उनको रोकने के लिए राज्य कानून यहाँ पर बना सकता है। और इसके तहत कृषि और पशुपालन के तहत, कृषि पशुपालन, ठीक है ना। तो दुधारू पशु, दुधारू पशु के वध को रोकने के लिए राज्य कानून बना सकता है आर्टिकल 48 के तहत। पर्यावरण में वन और वन्य जीव आ जाएंगे। राष्ट्रीय धरोहर में जो किले, महल, स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये जो विदेश नीति है ना, इसको मैं एक अलग से लिख देता हूँ नेक्स्ट में, आर्टिकल 51 में वैसे विदेश नीति शब्द नहीं लिखा हुआ। एक तो ये ध्यान रखना, विदेश नीति शब्द नहीं लिखा हुआ, इसकी जगह ये लिखा हुआ है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी भारत है ना, वो क्या काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो उसमें भारत सरकार अपना सहयोग देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए भारत का जो पंचशील समझौता है नेहरू का, उसकी कुछ झलक हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए काम करेगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति
यानी भारत ये कहता है कि देश में देखो, लड़ाई का हम बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर सभी देशों में शांति हो, हर देश की सुरक्षा अच्छी रहे। हम हर देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हम केवल अपनी ही सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। देशों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की बात करते हैं। विदेश नीति में देशों के मध्य वह सम्मान पूर्ण संबंध हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देशों के बीच न्यायपूर्ण का मतलब ये समझो कि कोई देश किसी देश के साथ भेदभाव न करे। ऐसा नहीं समझे अपने को श्रेष्ठ और दूसरे देश के साथ दोहरा व्यवहार करे। सभी देशों के साथ न्यायपूर्ण संबंध रखने की बात करेंगे हम। सभी देशों का सम्मान हम करेंगे। सभी देशों का क्या करेंगे? हम सम्मान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और जो संधि है उनका आदर करेंगे हम। भारत सरकार कहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का हम आदर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का आदर हम करेंगे। ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को हम नहीं मानेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का आदर करेंगे, उनका मान रखेंगे हमेशा। और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको मध्यस्थता से निपटारा करने की, ऐसे नहीं लड़ाई, माध्यस्थम। अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो हैं उनका माध्यस्थम से निपटारा हम करना चाहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामले में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यानी भारत सरकार ये कहती है कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी देशों की सुरक्षा हम चाहते हैं कि सभी देशों में शांति हो, सभी देशों को न्यायपूर्ण संबंध हो, सभी देशों में एक तरह से सभी देश वृद्धि उन्नति की ओर आगे बढ़े। ये हमारे सारे के सारे सिद्धांत हैं। इनको जो सरकार है वो ये चाहती है कि ये हमारे क्या हो, विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग हो। तो ये हमने बात की कि मूल अधिकारों के 38 से लेकर के 51 तक क्या है और क्या बातें इस तरह से, एक तो समझने के हिसाब से, रटने के हिसाब से, और फिर अपने समझने के हिसाब से भी अपने बात की। इन सारी की सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अपन देख लेते हैं। वैसे तो ये महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो मूल अधिकार के टॉपिक में पूरे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं थोड़े थोड़े निर्णयों को रिपीट कर देता हूँ। लड़ाई ये थी कि मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी है या नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्रभावी है। ज़्यादा डिटेल की पूरी जो डिटेल है वो तो मूल अधिकारों के आर्टिकल 13 को जब आप समझते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ डिटेल से ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे फिर से उस बात को अपन दोहरा लेते हैं कि पहला जो केस था, वाद था चंपाकम दोराई राजन वाद 1951। चंपाकम दोराई राजन वाद 1951, ये पहला वाद सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले लड़ाई क्या थी कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्रभावी है या फंडामेंटल, दोनों के बीच में युद्ध था एक तरह से। युद्ध को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समय मूल अधिकार दे तो दिया हमारे संविधान में, लेकिन मूल अधिकार देने के बाद में ये हुआ कि जैसे देश को विकास करना था, रोड बनानी थी, सड़कें बनानी थी, ठीक है ना, उद्योग धंधे लगाने थे, तो ज़मीनें तो किसी न किसी की तो जाएगी। जिन व्यक्तियों की ज़मीन गई वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब व्यक्ति क्या, ज़मीन क्या थी, एक संपत्ति का अधिकार थी। संपत्ति का अधिकार क्या था उस समय? मूल अधिकार था। और मूल अधिकारों के बारे में कहा गया था आर्टिकल 13 में कि इनको न्यायालय, मतलब कोई विधि है उनके द्वारा इनको छीना नहीं जा सकता। तो जब छीना नहीं जा सकता तो जब सरकार ने उनको छीना, अब सरकार के सामने धर्म संकट हो गया। एक तरफ तो नागरिकों के अधिकारों को बचाए या देश का विकास करे, तो उन्होंने देश का विकास ज़्यादा बेटर समझा कि कुछ अधिकारों के साथ समझौता किया जा सकता है यदि देश के विकास की बात हो तो विकास के लिए उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण किए तो लोग पहुंच गए वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, एक पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया था, उसके द्वारा नवी अनुसूची बना दी थी, 51 में पारित हो गया था वो। और नवी अनुसूची बना करके उसमें कह दिया था कि इस अनुसूची में जो भी विषय डालेंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है एक तरह से। तो मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चंपाकम दोराई राजन मामला था बनाम मद्रास राज्य, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया कि देखो मूल अधिकारों में 368 के तहत संशोधन कर सकते हो आप। यानी इस मामले में कहा कि फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद
368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। एक तरह से इसने कह दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत उनमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि यदि फंडामेंटल राइट्स का किसी अधिकार को कमजोर करना हो तो 368 की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ये चंपाकम दोराईराजन में कह दिया। और चंपाकम दोराईराजन मामले के तहत मामले में ये बात कहकर के एक तरह से सरकार पर ठप्पा लगा दिया कि सरकार सही कर रही है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन किसके तहत किया गया? 368 के तहत ही किया गया। तो 368 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स एक तरह से छीने जा सकते हैं, लेकिन केवल 368 के तहत ही छीने जा सकते हैं। ये चंपाकम दोराईराजन में कहा गया। तो एक तरह से चंपाकम दोराईराजन ने फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का एक रास्ता सरकार को दिखा दिया। फिर इसके बाद में गोलकनाथ मामला है 1967 में। गोलकनाथ मामला जो था वो आया 1967 में, और इसने महत्वपूर्ण बात ये कही कि इसके बाद में कौन सा है? गोलकनाथ है ना। इसने महत्वपूर्ण बात ये कही कि फंडामेंटल राइट्स में 367 के तहत संशोधन नहीं हो सकता। यानी फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार ऐसे हैं जो जिनको राज्य किसी भी प्रकार से नहीं छीन सकता। एक तरह से राज्य के जितने किए किराए, जितने काम किए ना, सारों पर पानी फेर दिया इस संशोधन ने। इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो वाद था, इसने ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स है ना, वो किसी भी प्रकार से नहीं छीने जा सकते। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था कि डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं। ठीक है ना। यानी आप यदि किसी, क्योंकि देखो जब भी सरकार कोई काम करेगी तो डीपीएसपी हो गया, सरकार लोक कल्याण का काम करेगी, और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स में आप संशोधन करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ घटा नहीं सकते हो। बढ़ा जरूर सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। एक तरह से ये गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जब गोलकनाथ मामले में ये बात कही गई तो बाद में एक 25वां संशोधन किया गया। इसके बाद में किया गया 25वां संशोधन 1971 में सरकार के द्वारा किया गया गोलकनाथ मामले को पलटने के लिए। इस 25वें संशोधन के द्वारा संविधान में 31 ग एक अनुच्छेद जोड़ा गया। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये कहता है कि 39 बी और सी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बीच में लड़ाई होती है। यानी ये अनुच्छेद ये कहता है कि 39 बी और सी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में भी अपन ये कह सकते हैं कि 14, 19 और 31 ये 3 अनुच्छेद। 14 समानता की बात करता है, 19 स्वतंत्रता की बात करता है, 31 संपत्ति का अधिकार था उस समय। तो ये कहा कि इन दोनों के बीच में यदि विवाद होता है तो ये जीतेगा। फिर से बता देता हूँ, 31 ग जोड़ा गया इसके द्वारा 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वो ये कहता है कि अनुच्छेद 39 बी और सी। अब अनुच्छेद 39 बी और सी कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पीछे। ये जो हमने बात कही आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक, ये 39 बी और सी है। ये कहता है कि राज्य सरकार आर्थिक संसाधनों एक व्यक्ति के पास नहीं हो तो उसके लिए आवश्यक कानून बना सकती है। ये 39 बी और सी की भाषा है। ठीक है ना। कि राज्य सरकार, राज्य जो है वो आर्थिक संसाधनों पर एक व्यक्ति के हाथ में आर्थिक संसाधन को संकेंद्रण नहीं हो, यानी आर्थिक संसाधन एक व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए कानून बना सकती है। यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि संसाधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में आ रहे हैं तो उन संसाधनों के विकेंद्रीकरण के लिए सरकार कानून बना सकती है, ये कहा गया इसमें। ठीक है। अब इस बात को यहाँ पर अपन लाते हैं। अब ये कहता है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून जो आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकता है, वो सरकार का यदि वो कानून बनाया गया है और वो कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 का यदि उल्लंघन करता है तो भी वह कानून मान्य होगा। यानी 14, 19 और 31 के ऊपर किसको रखा गया? 39 बी और सी के तहत 39 बी और सी को रखा गया। ठीक है। अब बात तो वही आ गई 39 बी। अब सरकार ने कह दिया कि हम तो जमीन इसलिए ले रहे हैं, कई लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। प्रीविपर्स जो राजाओं का, इंदिरा गांधी के द्वारा प्रीविपर्स खत्म कर दिया गया राजाओं का, क्योंकि राजाओं को प्रीविपर्स दिया जाता। तो इंदिरा गांधी ने कहा किस बात का प्रीविपर्स? भारत है ये, भारत की जनता का, नागरिकों का पैसा हम नहीं देंगे आपको।
तो प्रीविपर्स खत्म कर दिया। तो इसके माध्यम से सरकार ने अलग अलग तरीके से काम करते हुए जनता को काफ़ी सारी क्या दे दी, सहायता, एक तरह से सहायता दी, राहत दी। इसके बाद में जिन लोगों की ज़मीन छीनी गई, जिनका प्रीविपर्स खत्म हुआ, बैंकों का केंद्रीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, क्योंकि पहले बैंक निजी हाथों में थे, वहाँ से छीन के सरकार ने अपने हाथों में ले लिए। तो सभी लोग जाना ही है, कोर्ट में जाना ही है, तो कोर्ट में चले गए। और उस समय क्या होता है, केशवानंद भारती केस हुआ। केशवानंद भारती केस में कोर्ट में इसलिए चला गया क्योंकि 500 एकड़ उसकी ज़मीन थी, केशवानंद एक मठ की, और 500 एकड़ ज़मीन में से कुछ हिस्सा तो उसको दे दिया और बाकी हिस्सा सरकार ने अपने आप पास ले लिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों का आप केंद्रीकरण कर रहे हो, हम उनको वापस छीन रहे हैं। तो केशवानंद भारती केस के नाम से फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता 1973 में। इसके विरोध में केशवानंद भारती केस जाता है 1973 में, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस माना जाता है भारत की जुडिशरी के इतिहास में। और इस केस में ये कहता है कि ये जो 25वां संशोधन है जो किया है, ये वैध है। यानी इस संशोधन को वैध कह दिया इस केस ने। इसने कहा कि सही है ये बात कि आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार कानून बना सकती है, राज्य कानून बना सकता है। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दी गई, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे का उल्लंघन न हो। यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर दे दिया गया। मूल ढांचे का मतलब होता है ऐसी, जैसे कोई मकान होता है तो मकान के नींव, ऐसे पिलर जिनको हटाओगे तो मकान ही गिर जाएगा। आप मकान में कुछ भी करो, नया फर्नीचर लगाओ, बार बार तोड़ो, नया चेंज करते रहो, वो कोई बात नहीं, आपको जैसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे पिलर हैं जिनको हटाओगे तो मकान ही गिर जाएगा। तो संविधान रूपी जो मकान था उसके कुछ मूल पिलर हैं, उनको आप नहीं हटा सकते। तो वो पिलर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ तो पिलर उस समय बता दिए, जैसे लोकतंत्र पिलर है, ठीक है ना, संघात्मक व्यवस्था पिलर है, संसदात्मक व्यवस्था है वो एक पिलर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो एक पिलर है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करना है वो एक पिलर है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे पिलर हैं, कुछ ऐसे मूलभूत ढांचे, मूल स्तंभ है जिनको सरकार किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकती, बाकी चेंज कर सकती है। तो इस तरह से मूल ढांचे का सिद्धांत भी दे दिया और 25वें संविधान संशोधन को वैध भी करार दे दिया। हालांकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा फिर से संसद को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मिनर्वा मिल मामले में वापस ही केशवानंद भारती मामले में जो जजमेंट दिया है उसको बहाल कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना 39B और C को लागू करने के लिए बनाया गया कानून यदि 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है तो वो कानून जो है वो इस तरह से नहीं माना जाएगा कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, वो कानून वैध ही माना जाएगा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने देख लिया। हमने 3 भागों में इसको को बांट करके देख लिया। तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो पूरा होता है। नमस्कार।